हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 को डिस्कस करेंगे, जो डील करता है वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेजरिंग एग्रीमेंट को सबसे पहले हम लोग एक सिंपल वे में समझ लेते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब जैसे हम लोग एक सट्टा लगाते हैं, बेट लगाते हैं। सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है और आप कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा और सेकेंड पार्टी कह रही कि नहीं, इंडिया हारेगा। तो ये एक तरीका वेजरिंग एग्रीमेंट ही है। अच्छा, एक बात और समझ लें कि ये फॉरबिडन तो नहीं है, लेकिन आप अगर जीत जाते हैं तो सेकेंड पार्टी के अगेंस्ट रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। हाँ, ये फॉरबिडन नहीं, ये बात सही है, आप एग्रीमेंट कर तो सकते हो, लेकिन सामने वाली पार्टी अगर आपको आपके जीतने के बाद बेट में अभिकथित धनराशि देने से मना करती तो आप उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनफोर्सेबल है ही नहीं। और सेक्शन 2G ये साफ कहता है कि करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है वो शून्य है, और इसीलिए इसे धारा 25 से 30 के अंदर या धारा 30 में ही शामिल किया गया। अच्छा, इसकी कुछ एसेंशियल चीजें हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, इवेंट सर्टेन नहीं होना चाहिए जिस पर आप लोग बेट लगाते हो। जिस इवेंट पर आप लोग बेट लगा रहे हो वो अनसर्टेन होना चाहिए, पहले से ही आपको पता नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहते हो कि बारिश होगी और मैं कहता हूं कि नहीं होगी, तो यहां हम लोगों को मालूम नहीं है कि बारिश होने वाली, एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता है, और ये घटना भी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये घटना अनिश्चित हो गई ना। अच्छा, एक बात और इसमें समझ लें कि इवेंट पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आना बाकी। इवेंट पास्ट का हो सकता है लेकिन उसका रिजल्ट आना बाकी। जैसे कि आप एग्जाम देकर आए हैं तो उसका रिजल्ट आना बाकी। हाँ, उस पर आप 2 लोग बेट लगा सकते हो कि इतने परसेंटेज आएगा या इतने परसेंटेज आएगा, तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाता है। इसकी दूसरी जो एसेंशियल चीज है वो कहता है कि गेन या लॉस म्यूचुअल होना चाहिए। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस ये होना चाहिए, यानी कि जो पैसा आप लोग बेट में लगाते हो वो आप लोगों की जेब से होना चाहिए, मतलब आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ व्यक्तिगत होता है या हानि व्यक्तिगत होनी चाहिए। जिसे हिंदी में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत लाभ या हानि होनी चाहिए। इस पर एक केस है, बाबा साहब वर्सेस राजा राम का। इस केस के फैक्ट क्या थे वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। 2 रेसलर ये डिसाइड करते हैं कि एक रेसलिंग मैच खेला जाएगा, दिन और समय डिसाइड करते हैं और साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो रेसलर उस डेट को जिस दिन ये मैच होना है
हाजिर नहीं होता है तो हाजिर न होने वाले रेसलर को जो हाजिर हुआ है उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोग मुझसे मिले तो वो कहते हैं कि यार बताओ 500 रुपए के लिए केस लाते थे लोग। तो वो बात मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये केस 1931 का है और आप अंदाजा लगाइए कि 1931 में 500 रुपए की कीमत क्या होती होगी। खैर वो अलग विषय है। तो उस दिन जिस दिन मैच होना था डिफेंडेंट हाजिर नहीं होता है, यानी कि प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है और वादी जो जीतता है, जो 500 रुपए जिसे बेट के अनुसार उसे मिलने चाहिए थे वो उसे नहीं मिलते हैं। तो वो न्यायालय में केस फाइल करता है उन 500 रुपए को पाने के लिए। अब न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय कहता है कि नो, आपको 500 रुपए दिलाए जाएंगे, क्योंकि डिफेंडेंट अपना तर्क क्या देता है? डिफेंडेंट अपना तर्क दे रहा है कि ये तो एक वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया ना, 500 रुपए जो हाजिर होगा या हाजिर नहीं हुआ तो मुझे उस जीतने वाले को 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है और वादी को 500 रुपए दिलाए। क्यों वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है? तो ये आगे उन्होंने बताया और कहा क्योंकि यहां पर म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस और गेन नहीं हो रहा है, आपको व्यक्तिगत हानि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये उठता है। तो वहां पर जीतने वाले रेसलर को जो पैसा मिलना था वो पैसा किसी की जेब से नहीं जा रहा था, उन दोनों रेसलर्स की जेब से नहीं जा रहा था। वो पैसा वहां जो दर्शक उस मैच को देखने के लिए इकट्ठे होने वाले थे उनके द्वारा खरीदे गए टिकट पे जो आय मिल रही थी उससे वो पैसा जाने वाला था। तो ये कहते हुए कोर्ट ने वादी को 500 रुपए दिलवाए और ये कहा कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है या व्यक्तिगत हानि नहीं हो रही है। तो वो 500 रुपए वादी को दिलवाए गए। अच्छा, एक और चीज समझ लें, एक केस और है। केस का नाम है डिगल वर्सेज हिक्स। डिगल वर्सेज हिक्स। इसमें क्या हुआ था, दो पार्टीज बेट लगाती हैं और दोनों पार्टी 100 रुपए किसी थर्ड पर्सन के पास जमा कर देती। तो यहां पे दोनों पार्टीज अपनी जेब से पैसे दिए थे, तो इसे वेजरिंग एग्रीमेंट माना गया। थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दिए, थर्ड पार्टी के पास पैसे जो जमा थे वो दोनों पार्टीज की जेब से गए हुए थे। तो यहाँ पे किसी न किसी पार्टी को व्यक्तिगत हानि या व्यक्तिगत लाभ जरूर होगा। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट की एक और विशेषता, इसमें कोई स्किल नहीं होती है, आपकी किस्मत पर एग्रीमेंट होता है। इसीलिए इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं कि आप इसमें कोई स्किल का उपयोग नहीं करते हो, आप इसमें कोई श्रम का उपयोग नहीं करते हो। अच्छा, इसमें फिर तीसरा जो इसका एसेंशियल पार्ट है वो कहता है कि जो इवेंट है वो दोनों पार्टीज में से किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वेट लगाओ और वो आपको पता हो कि ये तो मैं करा ही सकता हूं, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, उसी इवेंट पर आप लोग वेजरिंग एग्रीमेंट कर सकते हो।
फिर एक और इसका इवेंट, एक और चौथा इसका जो एसेंशियल पार्ट है वो कहता है कि इसमें कोई अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पार्टीज का। अदर इंटरेस्ट से मतलब है हारने या जीतने के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बीमे की संविदा को वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेबल क्लेम करते हो आप उसमें, क्योंकि आप उसमें भविष्य में होने वाली घटना पर आपको जो लॉस होगा उसे सिक्योर कर लेते हो आप। यहाँ पर आप एक अदर इंटरेस्ट इस एग्रीमेंट में जोड़ लेते हो, इसलिए बीमे का एग्रीमेंट ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, एक इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं तो वो समझ लीजिए, साधारण से हैं, बिल्कुल सिंपल से। सबसे पहले कहता है कोलेटरल। आप इसके साथ कोलेटरल अभी हम देखते हैं तो उसमें कहता है, हाँ, जो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एनफोर्सेबल हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि वेजरिंग एग्रीमेंट फॉरबिडन नहीं है। हाँ, एनफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते। सपोज मैंने और आपने जुआ खेला जिसमें मैं हार गया और मैंने किसी थर्ड पार्टी से पैसे उधार लिए ये कहकर कि मुझे किसी को वापस करने हैं, और मैंने वो पैसे आपको दे दिए, तो अब वो थर्ड पार्टी मुझसे अपने पैसे रिकवर कर सकती है। ये कोलेटरल ट्रांजैक्शंस में आता है, तो वो थर्ड पार्टी मुझसे अपने पैसे रिकवर कर सकती है। इसका एक अपवाद और है, हॉर्स रेसिंग जो होती है, घुड़दौड़, वो भी इसका अपवाद होती है। हालांकि इसमें एक कंडीशन है, जो हॉर्स रेसिंग में जीतने वाले को कोई इनाम दिया जाना है। इनाम को एक पारितोषिक भी कहते हैं। इनाम दिया जाने वाला है, पारितोषिक दिया जाने वाला है, या कोई प्लेट दी जाने वाली है, या फिर कैश ही दिया जाने वाला है, तो वो 500 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, तभी वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये इसका एक अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो इसमें और कुछ भी शामिल नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।